क्या कुछ जी पिंकी शर्मा नाम की एक लड़की मीडिया के सामने आती है। औरत है वो, लड़की नहीं। हाँ, औरत आप पे आरोप लगाती है कि आप 3 साल से संबंध बनाए और आज शादी किसी और से कर रहे हैं। जी, इसमें कितनी सच्चाई है? सच्चाई उनके खुद के आरोप में ही नहीं है, क्योंकि जब उनको मुझ पे आरोप लगाने के लिए जब उनको थाना पहुंची और जब उनको मुझ पे आरोप लगाने की पूरी स्वतंत्रता थी, तब जो उन्होंने एफआईआर दर्ज किया उसमें उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है जो कि वो आप न्यूज़ चैनल्स को या फिर सोशल मीडिया में बता रही हैं। एफआईआर में उन्होंने सिर्फ यही लिखा है कि मैं अपने कुछ पैसे लेने के लिए आलोक कुमार के घर पे गई थी, जिसके कारण उसके आलोक ने और उनके परिवारजनों ने मिलकर मुझे मारा। इस पर कोई शारीरिक शोषण का आरोप नहीं है, ना ही कोई दूसरा आरोप है। अब रहा बात 3 साल का, वो बात करती हैं कि उनका 3 साल से मेरे साथ संबंध था। अभी कुछ दिन कल परसों में उनका स्टेटमेंट चेंज हो चुका है, वो 2 साल पे आ चुकी हैं कि 2 साल पहले ऐसा था। सच्चाई भी यही है कि हमारी पहली बात फेसबुक के माध्यम से जुलाई 2020 में फेसबुक के माध्यम से हमारा पहला हाई हुआ था उनको। तो इस समय से भी अभी का समय अगर जोड़ते हैं तो 2 साल भी सही से पूरे नहीं होते हैं, 1 साल कुछ महीने ही आपको दिखेंगे। लेकिन उनका आरोप 3 साल से कैसे है भगवान जाने। इसके बाद है कि मैंने उन्हें शादी का झांसा दिया है या ऐसा कुछ किया है, तो ऐसा नहीं है। जब इनसे मेरी बात होती थी तो ये रांची में अपने बच्चे और हस्बैंड के साथ रहती थी। कुछ दिन बाद इन्होंने बताया था कि हस्बैंड से इनका बनता नहीं है, इसके कारण जो भी इनका पारिवारिक परेशानियां हैं वैसा वैसा कुछ कुछ झेल रही हैं। और ये वहाँ पे जॉब भी करती थी, इनके दोनों बच्चे वहीं साथ में रहते थे। इसके बाद आप देखेंगे तो चैट में ही इन्होंने 15 तारीख को मुझसे बात किया है, 17 तारीख को इन्होंने अपना कुछ फ़ोटो भेजा है ऑफिस जाके। 2 दिन में इनको मुझ पर इतना भरोसा हो चुका था कि ये अपना फ़ोटो भेजने लगी थी। उसी दिन इन्होंने आप अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिए, मैंने भेजा है इनको अपना व्हाट्सएप नंबर, जो कि मेरा अभी भी यही नंबर है। फिर उन्होंने अपना नंबर दिया जो कि इनका बदल चुका है, इनका नंबर अभी ये नहीं है, कुछ और है। तो 2 दिन में हमारा नंबर का आदान प्रदान हुआ है। उसके बाद इन्होंने मुझे रिझाना शुरू किया है। बात करते करते आपको प्यार भी करेंगे, आपको देख सकते हैं, बात करते करते प्यार भी करेंगे आपको। उसके बाद कुछ हमें बातें होना शुरू हो गई। फिर इन्होंने मुझे आगाह किया है कि व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज या कॉल मत ही करना, सिर्फ मैं करूँगी। ओके ओके। चूँकि हस्बैंड के साथ रहती थी तो इन्हें डर बना हुआ था। 19 तारीख को बात होने के 4 दिन बाद इन्होंने रात में, तब आपको ये पता था कि वो अपने हस्बैंड साथ रहती है? जी, जब इन्होंने बात शुरुआत किया था तभी से उन्होंने बताया था कि मैं फैमिली के साथ रहती हूँ। मेरे हस्बैंड सुपरवाइज़र हैं कहीं पे, जगह का नाम मुझे नहीं ध्यान में है, सुपरवाइज़र ही बताया था, जगह नहीं बताया था। अब आप देखेंगे 19 तारीख 2020 को इन्होंने रात को सोते टाइम मुझे बाय, गुड नाइट, लव यू बोला है। पहला लव यू इनके तरफ से आया है सिर्फ 4 दिन के बाद, और वो आरोप लगा रही हैं कि मैंने उन्हें झांसा दे के फंसाया है। आप देख सकते हैं अगले ही दिन वो कह रही हैं जब मिलोगे आप तो बताऊंगी। कुछ बात हुई थी हमारी, फिर उन्होंने बताया जब मिलोगे तो मैं बताऊंगी। उस टाइम आपको देखकर ही मुझे बहुत खुशी होगी, उसके बाद आपको जो अच्छा लगे आप कर सकते हो। यह मैसेज उन्होंने 20 या 21 जुलाई को मुझे भेजा था। तो सिर्फ 5 से 6 दिन के बाद उन्होंने मुझे खुला इनविटेशन दिया था रांची आने का, मिलने का। और जैसा कि आप मैसेज में देख सकते हो कि वो बोल रही है कि आपको जो मन करे आप मेरे साथ कर सकते हैं, क्योंकि मैं उन्हें बहुत पसंद आ रहा हूँ। ये सब कह के उन्होंने मुझे रिझाना शुरू किया, जिसके कारण मुझे भी जब मौका मिला रांची तो मैं गया। और उनसे पहली मुलाकात मेरी और कहीं नहीं, जहाँ पे मैं अपने दोस्तों के साथ रुका हुआ था, वो होटल पे आके मेरे पास आई थी मिलने के लिए, और होटल में ही हमारे साथ 7 से 8 घंटा वो रही थी। फिर कुछ दिन के बाद इन्होंने मैसेज किया, मैं औरों की तरह नहीं करती हूँ दिल से, मेरा दिल आप पे आया है, कैसे नहीं करूँगी, आपको बहुत ज़्यादा वाला प्यार। आप देख सकते हैं कि कौन किसको इनविटेशन दे रहा है, कौन किसको प्यार जता रहा है।
तो ये है उनका आरोप कि मैंने उन्हें रिझाया या झांसा दे के रखा है। नहीं, उन्होंने शुरुआती इन्विटेशन मुझे दे रखा था। और इंडिया में ये कोई क्राइम नहीं है कि कोई भी किसी के साथ मिले जुले बात करे। अब तो बहुत कुछ नियम कानून भी चेंज हो चुके हैं, तो जो भी हमारे साथ हुआ है वो कोई क्राइम के दायरे में नहीं आता है। इसके बाद उनका आरोप था कि मैंने उन्हें शादी का वादा करके उन्हें रांची से पटना बुलाया। ऐसा भी नहीं है। लॉकडाउन के बाद जब स्कूल्स ओपन हो रहे थे तो उनके बच्चे का एडमिशन नहीं हो पा रहा था कहीं पे, क्योंकि पुराने ड्यूज़ क्लियर नहीं थे और उनको आर्थिक परेशानी भी थी। तो उन्होंने इसमें मेरी मदद मांगी थी, तो मैंने खुले मन से उनका मदद किया था। उनके बेटे को अपने ही मोहल्ले के स्कूल में एडमिशन करवाया, वहाँ पे उसी स्कूल के हॉस्टल में रखवाया। फिर कुछ दिन बाद उनकी बेटी का भी एडमिशन होना था, लेकिन पिंकी शर्मा जी का कमाई इतना ज़्यादा नहीं था। मेरे ख्याल से 22,000 के आसपास उनको महीना मिलता था वहाँ पे, जो उन्होंने मुझे बता रखा था। और स्कूल के 2 बच्चे का अगर स्कूल का फ़ीस और हॉस्टल का फ़ीस जोड़ते हैं हम लोग तो 12 से 13,000 रुपया चला जाता। फिर 7,000 रुपया उनको वहाँ पे किराए का मकान में लगता था, तो 20,000 उनका ऐसा ही ख़त्म होता था। तो मैंने उन्हें सुझाव दिया था कि आप रांची छोड़ के पटना आ जाओ, भले 5,000 कम मिले, लेकिन तीनों लोग आप लोग साथ रहो, बच्चा के साथ रहो, बच्चा लोग घर का खाना खाएगा। कोरोना में भी इधर उधर रखना सही नहीं है। तो यही सुझाव उन्होंने अपने घर वालों से डिस्कस किया, अपने माता पिता से, भाई बहन से, और सब ने उन्हें पटना आने का स्वीकृति दी। पटना में भी उन्हें आके कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि उनके लिए मैंने जो जगह देख रखा था वो अपने घर के ठीक पीछे वाले सपना अपार्टमेंट में देख रखा था। हमारे जो मकान मालिक हैं वो हमारे आसपास ही रहते हैं। मैंने उनसे बात करके उनको सारा बात बताते हुए उन लोगों को वो फ्लैट दिलाया था। शिफ्टिंग में हमने बहुत मदद की थी। जब वो लोग यहाँ पे आ गए तो उनको जाके मकान मालिक से भी मिलवाए, मैंने अपने घर लाके भी सबसे मिलवाया था, क्योंकि बेटा तो पहले से पढ़ रहा था तो उसको सब कुछ जानते थे। फिर पूरे परिवार को जाने, हमारा एक पारिवारिक माहौल बना हुआ था। तब से अब तक सब कुछ सही चल रहा था। बीच में कोई किचकिच नहीं था, सब कुछ सही था। पिछले महीने के लास्ट में आते आते थोड़ा बहुत उनके स्वभाव में बदलाव आया। अब जब से अब रीजन मैंने जाना है तब से मैं खुद आश्चर्यचकित हूँ कि वो ऐसा क्यों कर रही हैं। क्योंकि वो बहाना दे रही हैं कि मैं उनसे शादी करने का झांसा देता था या वो मुझसे शादी करने के लिए यहाँ पे बैठी हुई थी। पहली बात तो ये है कि वो एक शादीशुदा औरत हैं, दूसरा उनके 2 बच्चे हैं, तीसरा वो डिवोर्सी नहीं है। और इन तीनों हालत में मैं उनसे शादी करूँ ये कहीं से भी न्यायोचित नहीं है, क्योंकि जब तक डिवोर्स नहीं है वो औरत दूसरा शादी का सोच ही नहीं सकती है, इवन किसी को कमिटमेंट भी नहीं कर सकती है। और ऐसा नहीं है कि मेरा शादी नहीं हो रहा था या मेरा शादी होता नहीं। मैं जब चाहता, जहाँ चाहता मेरी शादी हो सकती है, तो मैं फिर ऐसा झंझट क्यों लूँगा। एक तो बिना डिवोर्स। अच्छा, आप बताएं कि वो डिवोर्सी नहीं है, तो उसके हस्बैंड है कहाँ? हस्बैंड शुरुआती दिनों में वो रांची में साथ ही रहते थे, पिंकी शर्मा और बच्चों के साथ ही। लेकिन कुछ दिन बाद मुझे सुनने में आया कि उन्हें जेल हो गया। पिंकी ने कारण बताया था कि वो शराब पी के बहुत मारपीट करते थे, इसलिए कंप्लेन हुआ था तो उनको जेल हुआ है। लेकिन फिर कुछ दिन बाद उसी ने बताया कि उसने हमारी चुटिया थाना रांची, इसका हमने पड़ताल भी किया तो सही में उनको जेल हो चुका है, वो अभी जेल में ही है। 25 मई 2022 को मेरी शादी होनी थी। आप शादी का कार्ड देख सकते हैं। 25 मई। लेकिन वो पिछले 15-20 दिनों से लगातार मुझे ब्लैकमेल करते मेरे ससुराल वालों से भी उसकी बात होती थी, चूँकि वो दोस्त थी। तो लड़की के भाई को उन्होंने इतना परेशान किया, इतना धमकी दी कि आखिरकार में उन्होंने अपना शादी करने से मना कर दिया। यह एक आदर्श विवाह था, कुछ तिलक दहेज वाली बात नहीं थी, तो उन्हें भी शादी तोड़ने में उनका कोई नुकसान नहीं हो रहा था। इस कारण से उन्होंने अपना हाथ पीछे खींच लिया कि इतने क्रिटिकल माहौल में हम शादी नहीं कर सकते हैं। एक तो ये है, और दूसरा मेरा शादी तो तोड़वा ही दी, और उसके बाद मुझे मालूम चल रहा है कि वो सब जगह बोल रही हैं कि उसे मुझसे शादी करनी थी। ऐसा हमारा कभी कोई बात ही नहीं हुआ था। और एक और बात वो कहती हैं कि जब मैं शादी तोड़वाने के लिए या रुकवाने के लिए उनके घर गई तब मुझे मारा पीटा गया है, जबकि FIR में उन्होंने दिया है कि वो जब मेरे घर आई तो वो पैसा कुछ लेने के लिए आई थी, जो भी पैसा हो वो बात का देखते, और उनको शादी की जानकारी नहीं थी। एकाएक उनको जानकारी मिली है और वो आई हैं। ऐसा नहीं है, आप देख सकते हैं 29 अप्रैल शुक्रवार 29 अप्रैल को लड़की का भाई उज्जवल नाम है आए हुए करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए। उस दिन उन्होंने मुझे घर बुला रही थी, मैं नहीं गया था। मैंने उन्हें मैसेज करके बताया कि लड़की का भाई आया है घर साथ में, इसलिए नहीं आएंगे बाबू। क्यों आया है, वो रहेगा आज क्या?
मैंने साफ साफ यहाँ पे लिखा है कि ज्वेलरी रिसेप्शन का बात करने, तो इससे ये प्रमाणित होता है कि उन्हें शादी की जानकारी थी, और जो ये आए हैं मेरे घर पे, ये हम लोग ज्वेलरी और रिसेप्शन का बात करने के लिए आए हैं। इसके बाद वो लगातार इसके भाई को से भी गाली गलौज करते रहीं और इन्हें मजबूरन शादी मुझसे तोड़ना पड़ा। वो मीडिया सामने आरोप लगा रही है कि वो आप कह रहे हैं कि आप शादी करने तो मुझे, मैं तुम्हें भी रखूँगा उनको भी रखूँगा, इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें सच्चाई नहीं है, हो सकता है मैंने ये बोला हो, लेकिन इसके पीछे का जो कारण था कि क्योंकि जब वो मुझे लगातार ब्लैकमेल कर रही थी और मेरा शादी खतरे में आता देख, मैंने बस यही सोचा होगा कि कुछ भी बोल के बस शादी नहीं टूटे, शादी बच जाए मेरा, उसके बाद फिर मैं ये जो ब्लैकमेलिंग कर रही है इसको मैं उजागर करता, थाना जाता या कुछ भी करता। अगर मैंने वैसा कुछ बोला भी है तो वो बस अपनी शादी बचाने के लिए, लेकिन उसमें कोई वैसा सच्चाई नहीं है। ये बात उसे भी पता है और आप लोगों को भी बहुत जल्द पता होगी ऐसे, क्योंकि शादी के बाद ऐसा नहीं है कि मैं पहला लड़का हूँ जिनसे उनकी मुलाकात हुई है। वो लगातार हमेशा किसी ना किसी के टच में रही हैं, लेकिन सबका मुझे नहीं पता। 2-3 लड़कों के बारे में मुझे मालूम चला है, जिसमें से एक ये हैं, विवेक कुमार हैं, रांची के हैं। ये उनके बहुत अच्छे, शादी के बाद भी ये 7 साल डोंट नो हु यू आर, बट तेरी वजह से मैंने सब कुछ खो दिए हैं। बिकॉज आज तो जिस पिंकी शर्मा के पीछे कर रहा है ना, मुझे 7 साल से वो मेरे साथ थी, बट आज से आपकी वजह से वो मेरे से बात तक नहीं करती। रियली लव हर सो मच। वो मैरिड, बात कर लेना बेटी, रिप्लाई तक रिप्लाई नहीं किया। आप देख सकते हैं विवेक कुमार है, किसी रेस्टोरेंट में पिंकी शर्मा करीब सकते हैं। शर्मा का रूम है, या ये फिर दूसरी बार किसी रेस्टोरेंट तो विवेक बाबू थे जो शादी के बाद उनके बॉयफ्रेंड थे। पटना आने से पहले तक उनके बॉयफ्रेंड रहे। 7 साल उसका खर्चा पानी चलाए हैं, या जो भी चलाए हैं, जो भी उन्होंने मुझे कॉल पे बताया था। पहला दिन इन्होंने मुझे व्हाट्सएप कॉल किया, लेकिन अभी परसों के दिन में उन्होंने मुझे फ़ोन करके गाली गलौज किया है। और चूँकि मैंने इनसे सहमति लेके इनका फ़ोटो मैंने मीडिया में दिया था। पहला दिन मैंने इनसे मदद मांगा था, तो इन्होंने बोला था कि ठीक है, आपको जो सही लगे आप कीजिए, वो तो मुझे भी लूट के गई है, मेरा मदद का आपको ज़रूरत पड़ेगा तो मैं आऊँगा। लेकिन अगले ही दिन पता नहीं फिर इनका पिंकी से कुछ बात हुआ होगा, वो पुराना दिन याद दिलाई होगी, तो वो मुझे मना करने लगा। लेकिन तब तक मैंने इनका फ़ोटो मीडिया में दे चुका था। और फिर इन्होंने बहुत गाली गलौज किया है कि आके मारूंगा, बाहुबली लोग को बुला लो, ऐसे वैसे सारा रिकॉर्डिंग है मेरे पास, मैं आप लोग को उपलब्ध करा दूंगा, आप देख सकते हैं। अभी 2 दिन पहले पिंकी शर्मा की माता जी, जो इस उम्र में होंगी, मेरे ख्याल से 60 से 65 साल से कम की नहीं होंगी, वो रात में फ़ोन करके इतना गंदा गंदा गाली दी है मेरी माता और बहन को लेके। वो मैं तो सोच रहा हूँ उस पर भी प्राथमिकी दर्ज करूँ। पिंकी शर्मा के थ्रू एक और FIR होने जा रहा है, जिसका अभी मुझे पता चला है। महिला थाना वो गई हैं मेरे ऊपर केस करने के लिए। महिला थाना से मुझे अभी कॉल आया है, मैंने बताया कि मेरे ऊपर ऑलरेडी एक FIR उन्होंने राजीव नगर थाना में कर रखा है। मैंने FIR की कॉपी उनको उपलब्ध करा दी है, तो उन्होंने कल मुझे 12 से 1 के बीच में महिला थाना बुलाया है। कल वहाँ भी जाके मुझे अपना पक्ष रखना होगा। आपके ऊपर आरोप लगा है मारपीट का। जी तो आप पैसे लिए हुए हैं, पैसा लेने आपके पास आई थी तो आपने मारपीट किया। जी। इसमें कितनी सच्चाई है? सच्चाई बताने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। ये गूगल पे का मेरा अकाउंट है। ले नहीं रहा है, आप ट्रांजेक्शन दिखा रहे थे जी, इधर ऐसे दिखाइए। हाँ, देख सकते हैं पिंकी शर्मा, उनका मोबाइल नंबर 6207771253, जिसमें इन्होंने मुझे पहला बार जो पैसा 50,000 रुपया भेजा है, वो भेजा है इन्होंने 28 दिसंबर 2020 को। हमारी बात जुलाई 2020 से हो रही थी, और अगस्त के महीने में ही मैंने इन्हें 20,000 रुपये के आसपास का एक मोबाइल फ़ोन भेजा था।
इनको ज़रूरत थी बच्चों का ऑनलाइन पढ़ाई के लिए और इनका पुराना फ़ोन था, तो इन्होंने उस टाइम भी मदद मांगा था, तो मैंने इनको किया था। उसके बाद भी जब जब पॉसिबल हुआ है मैंने इन्हें पैसे से मदद की है। तो ये सब इन्होंने लौटाना शुरू किया है। फिर कुछ दिन बाद मांगा है, मैंने इनको भेजा है। 3 फरवरी को मैंने भेजा है इनको 50,000 रुपया। फिर उस 50,000 रुपये के बाद भी इन्होंने कभी कभी पैसा मांगा है, मैंने इन्हें भेजना की कोशिश किया, लेकिन ट्रांजैक्शन फेल आप देख सकते हैं। जो 50,000 गया है मेरा 1 लाख रुपया अभी तक, उसमें से इन्होंने 15,000, 5,000, 30,000 इस तरह करके पैसा लौटाना शुरू किया है। तो फिर जब हम लोग का ट्रांजैक्शंस होने लगे, कभी मेरी ज़रूरत पे उन्होंने मदद किया, उनका ज़रूरत पे मैं मदद करता रहा, तो उसी का ये ट्रांजैक्शन है गूगल पे का। लेकिन 10 अप्रैल के बाद 10 अप्रैल 2021 आप देख सकते हैं तारीख इस पे, 10 अप्रैल 2021 को मेरा 10,000 का एक ट्रांजैक्शन है। उसके बाद जब आप देखेंगे ट्रांजैक्शन पे तो कभी भी मेरा पैसा गया नहीं है, सिर्फ उधर से आ रहा है, चाहे वो 5,000 हो, 2,000 हो, 1,500 हो या 10,000 हो या 50,000 हो, सिर्फ आ रहा होगा। इसका वजह यह था जो उन्होंने मुझे बताया कि उनका एटीएम काम नहीं कर रहा है, मतलब स्वैप करने पे वो मिस कर रहा है, मशीन रीड नहीं ले रहा है। तो उन्हें जब भी नगद की ज़रूरत होती थी वो मेरे अकाउंट में भेजती थी और फिर मैं उन्हें जाके कैश दे देता था, या फिर उनका जो सामान लाना होता था वो ले आता था। उनका सारा पैसा, जो भी उनका पैसा मेरे ऊपर आया है, मेरे अकाउंट पे आया है, उन पे खर्च हो चुके हैं या उनके पास होंगे नगद के रूप में, क्योंकि मैंने सारा पैसा उनको समय दर समय नगद के रूप में वापस करते रहा है। और वो जो 8 लाख का आरोप लगा रही हैं, वो गूगल पे का अकाउंट का सिर्फ उनके साइड का आप जोड़ेंगे तो 8,07,000 के आसपास उनका टोटल सम आता है। वही वो जोड़ के जल्दबाजी में जोड़ी होंगी, इसलिए 8 लाख कर रही हैं। 8,07,000 रुपया है। और जो मेरे साइड का आप जोड़ेंगे तो ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन 1.5 से पौने 2 लाख के बीच का मेरा भी वापस किया हुआ। तो अगर यहाँ से भी हिसाब को बैलेंस करते हैं तो 6 लाख के आसपास हमारा हिसाब बैठता है। तो 8 लाख का जो डिमांड है वो तो वहीं पे उनका गलत होता है। अगर लीगल केस हमको दोबारा पूरा देना भी पड़ेगा तो हमको 6 लाख का पड़ेगा, लेकिन वो भी मैं नहीं दूंगा क्योंकि मैंने उन्हें ऑलरेडी दे रखा है। अपने कोर्ट में न्यायालय जाएगा, मैंने भी उन्हें जब जब दिया है उसका स्टेटमेंट है मेरे पास कि मैंने अपने, ये मेरे 3 बैंक खाते हैं, HDFC, ICICI और SBI, कभी इस अकाउंट से, कभी इस अकाउंट से, कभी इस अकाउंट से मैं उनको निकाल के पैसे देता रहा हूँ। आप देख सकते हैं मैंने घेर रखा है कि कब कब क्या पैसा निकला और कब कब उनको गया है। जब जब उन्होंने मांगा है पैसा मैंने दिया है, मैंने अपना याददाश्त जोड़ते हुए, क्योंकि इस बैंक का अकाउंट से कैश मैं अपने काम के लिए नहीं करता हूँ। मेरा सारा काम मेरे क्रेडिट कार्ड्स पे होते हैं, मेरे फैमिली अकाउंट्स के, पापा का पेंशन अकाउंट है, उससे हम लोग कैश निकालते हैं, उससे हमारा सारा शॉपिंग चलता है। मेरे अकाउंट का पैसा मेरे अकाउंट में, आप कैश निकाल के दिए जी, जो सर्किल है ये सब कैश उनको दिया हुआ है मेरा। और इसका सबूत भी है मेरे पास कि उनका भेजा हुआ पैसा का होता क्या था आखिर। आप देख सकते हैं यहाँ पे उन्होंने एक एम्प्लॉय का मोबाइल नंबर भेजा है, अंकित जॉकी करके लड़का है, इसको उन्होंने 2100 रुपये भेजने के लिए बोला था। मैंने पूछा है गूगल पे या फ़ोन पे, कुछ भी, तो मैंने भेज के उन्हें दे दिया है। फिर आप देख सकते हैं हमको हेडफोन ला कर दीजिएगा, उनको हेडफोन गया है, उसका पैसा कुछ आया होगा, या पहले से कुछ पैसा होगा उसमें से गया है। फिर आप देखिए 18-20 अभी भेजिए, हमको अर्जेंट है। 18-20 ये रुपये नहीं है, हज़ार है। 18-20 हज़ार रुपये अभी भेजिए, हमको अर्जेंट है। मेरा वाला से मतलब उनका भेजा हुआ पैसा मेरे पास रखा हुआ है, जो वो कैश के रूप में मेरे से मांगती थी, लेकिन उन्हें कुछ अर्जेंट काम पड़ गया जिसमें उन्होंने ऑनलाइन ट्रांसफ़र करना था, इसलिए उन्होंने वापस मांगा। आप अगला मैसेज देखेंगे, आलोक 2-3 कैश है तो देकर जाइएगा, हम ट्रांसफ़र कर देंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है सारे ट्रांजैक्शन के लिए यही बात सही है कि वो मुझसे कैश लेती थी, फिर मुझे भेजती थी, या पहले भेजती थी बाद में लेती थी, लेकिन जो भी हो वो अकाउंट में भेजती थी और मैं उन्हें कैश दिया करता था। तो ऐसा क्यों करते थे कि आपको कैश, आपसे कैश ले रही है, आपको ऑनलाइन दे रही है? क्योंकि उनका एटीएम नहीं काम करता था ना, उन्हें 500 रुपये की भी ज़रूरत पड़ती तो उन्हें मुझसे ही लेना पड़ता था। उनका एटीएम नहीं काम करता था, इस वजह से मैंने अपना एक क्रेडिट कार्ड भी उनको दे रखा था इमरजेंसी के लिए, जिसका उन्होंने ज़्यादा तो यूज़ नहीं किया है, लेकिन इधर 2-3 शॉपिंग उन्होंने की है। और एक तो अभी 20,000 रुपये का मेरा उन्होंने तनिष्क शोरूम में जाके मई को, इतना लड़ाई झगड़ा और शादी तोड़वाने के बाद वो 14 मई को जाके तनिष्क शोरूम से 20,353 रुपये के लिए मेरा क्रेडिट कार्ड स्वैप करती हैं और वो 35,000 का अंगूठी लेती हैं। ये बिल भी मेरे नाम पे है, आलोक कुमार 501 RKM रीजेंसी, कस्टमर नेम आप देख सकते हैं। ये वो मोबाइल बिल है जो मैंने उन्हें 6 अगस्त, मतलब बात होने के 15 से 20 दिन के बाद उन्हें रांची पे मैंने अमेजॉन से
पार्सल करवाया था, उन्हें अमेज़ॉन पे ऑर्डर देके उनको भेजा था। अब ये एसी का बिल देख सकते हैं, ये भी आलोक कुमार के नाम से है। आदित्य विजन का बिल है। ये 27 मार्च 2022 को गर्मी को लेके वो बहुत तंग कर रही थी कि मुझे एसी चाहिए 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 तो चाहिए। पैसा ज़्यादा ना मेरे पास था ना उनके पास था, तो मजबूरन मुझे अपने बजाज फाइनेंस कार्ड से एसी लेके उन्हें देना पड़ा। अच्छा चलो। और भी जो उनके पैसे थे वो अपना डिमांड्स मुझे भेजती थी, मुझे ये चाहिए ये चाहिए, ये ला कर दीजिए, ये साफ़ी भी दे दीजिए। तो कभी मेरे पैसे लगते थे, कभी उनके पैसे रहते थे तो उससे जाता था। ये देख सकते हैं आप, उनके पूरे राशन का बिल है। राशन का बिल वो भेजती थी, ये मैं दुकान पे भेजता था, दुकान से उनके घर पे सामान चला जाता था, मैं पेमेंट कर दिया करता था, फिर वो मुझे भेज दिया करती थी, या कभी कभी वो भी डायरेक्ट भेजती थी। फिर कभी कुछ मंगाया, ये फिर राशन का बिल है, ये कुछ का बिल है। ये देख सकते हैं महंगे महंगे शैम्पू फेस क्रीम का डिमांड है। आलोक कल का टोटल अमाउंट बताइए एक बार। सेंट्रल वाला, सेंट्रल में 4000 के आसपास का बिल बना था। ये पैसा भी उन्होंने भेजा है या नहीं भेजा मुझे नहीं पता, एडजस्ट हुआ होगा। फिर से राशन का बिल है। लोटस का क्रीम, लोटस का क्रीम, मतलब उनका जो भी पैसा उन्हीं आपको- पे खर्च हुआ जो है। पैसा आपको देती थी या तो उसको कैश कैश लेती के रूप थी, में या वापस तो करते कुछ ना थे कुछ या फिर सामान उन पे मंगा खर्च लेती थी। होता था। जी देख सकते हैं कि 2000 अकाउंट मेरे में ट्रांसफ़र कीजिए, शाम में ले लीजिएगा। यहाँ पे भी उन्होंने मेरे से पैसा मांगा है, फिर उन्होंने भेजा होगा। आइसक्रीम चाहिए, ला कर दीजिए 4:58 पे। मैं उस टाइम में ऑफिस पे था, लेकिन इनका जिद था मुझे चाहिए, हम आपको बोल रहे हैं हमको चाहिए, हमको नहीं कुछ सुनना है। लास्ट में इन्हें जाकर दिया गया, नहीं तो ये जो करती मेरा वो नहीं पता। 1000 रिचार्ज कर दीजिए इलेक्ट्रिक का। इनका जब से ये पटना आई है तब से इनका इलेक्ट्रिक बिल मैं रिचार्ज कर रहा हूँ, क्योंकि उन्हें खुद से रिचार्ज करने नहीं आता है। उन्हें अपना सीए का नंबर भी नहीं पता होगा, सीए नंबर क्या होता है। ये मैंने उन्हें पिछले महीने जाके भेजा है कि कभी कभी हम नहीं रहेंगे तो भाई अपना सीख लो तुम रिचार्ज करना। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक बिल इनका मैं ही रिचार्ज करता था। रिचार्ज कर दीजिए बिजली का, फिर से बिजली का रिचार्ज करने के लिए उन्होंने बोला है, मैंने कर दिया है। 10th का बुक मार्केट में अवेलेबल होगा तो ला दीजिएगा सोनू का। सोनू उनके बेटे का घरेलू नाम है, जिसका ऋषि शर्मा नाम है। टोटल क्लास 10th का टोटल बुक गया है उनको, उसका पैसा उनका आया है 3600 दे दिए। अब हिसाब बैलेंस होते होते मेरा पैसा सरप्लस में जा रहा था, तो जो हिसाब करके उनका 3600 आया होगा वो उन्होंने भेजा होगा, उसका बात है यहाँ पे। इस तरह से आप देख रहे हैं कि काफ़ी चीज़ें हैं जो मैंने उनका पैसा उन्हीं पे दिया है, उन्हीं को गया है और कहीं नहीं गया है। तो आपने एक तस्वीर हाँ, ये आप देख सकते हैं पिंकी शर्मा का चैट है। उन्होंने मुझे इनका फ़ोटो भेजा था। ये छोटा सा फ़ोटो है, ये बड़ा फ़ोटो है। इन्हें आप देख सकते हैं। ये एक डिवोर्सी हैं, कंकरबाग में रहते हैं। नाम है इनका ऋषि जी हम लोग कहते हैं। इनसे कभी मेरी बात नहीं हुई, मुलाकात नहीं हुई, लेकिन इनका जब से बात होता था वो मुझे बताते रहती थी। और ये भाई साहब इनके पूरे दीवाने थे, जो वो बोलती थी डिमांड इनका पूरा होता था। ये इनसे शादी करने का सपना देख रहे हैं, लेकिन ये इन्हें धोखा देते आ रही है। वो कैसे अब मैं दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं इन्होंने मुझे, देखिए बुढ़ा को, क्योंकि सर पे बाल कम है तो इन्होंने इसे बुढ़ऊ बोला है, बुढ़ा बोला है, और इन्हें बुढ़ऊ ही बोलती थी। आलोक कला फ्री रहेंगे हो जाइएगा तो मेरे लिए रंगोली से एक साड़ी पसंद कर देंगे, पैसा बुढ़ऊ देगा। बुढ़ऊ कौन? ये भाई साहब। साला गरीब भिखारी 10,000 ही दिया, मतलब साड़ी खरीदने के लिए इसको साहब जी ने 10,000 रुपये दिए हैं, तो भी उन्हें गाली मिला है। उम्मीद इनका उनसे ज़्यादा का था। ये बुढ़ऊ पगला गया है। जिनको बुढ़ऊ बोल रही है उन्होंने कुछ प्यार वाला मैसेज भेजा होगा, वीडियो क्लिप भेजा होगा, तो उस पर उन्होंने बताया है। ये उनका मैसेज है पूरे का पूरा, उसने स्क्रीनशॉट लेके भेजा था मुझे। अपनी पूरी जिम्मेदारी हमें दे दो। ये इनसे शादी करना चाहते थे, ये चीज़ पहले दिन से बता रही थी। बुढ़ऊ भेजा है ये सॉन्ग। ये एक प्यार वाला गाना है जो पेपर पे तो नहीं है, मैं आपको भेज दूंगा तो आपको सुनेंगे कि प्यार मोहब्बत वाला गाना है, तो उस पर मजाक उड़ा रही है भेज के, जबकि वो सीरियस है। आलोक बुढ़ा के खड़ा है। कभी कभी जिनका बात मैंने अभी किया है, ये इन्हें छुट्टी के बाद इनके काम वर्क प्लेस से लेके घर तक आते थे,
लेकिन या तो वो लाते थे या वो मेरे साथ आती थी। तो बीच में कुछ हुआ, अब इन्हें क्या बताई नहीं पता है मुझे नहीं पता, लेकिन जिनका मैंने फ़ोटो दिखाया है ऋषि जी का, इन्होंने पिंकी शर्मा को नगद एक्टिवा, होंडा का एक्टिवा 6G है या 56G ही है मेरे ख्याल से, स्कूटी नगद में खरीद के प्रेमा होंडा से दिया है पिंकी शर्मा के नाम पे। पिंकी शर्मा ने वो खुद नहीं करता था, मुझे पूरी जानकारी है कि इनसे उन्होंने पैसा लिया था और इनके साथ जाके वो खरीदी थी। माँ, बेटा और ऋषि जी तीनों शोरूम गए थे और वहाँ से वो लोग स्कूटी लेके आए थे और इनसे बहुत सारा पैसा वो लेते रहती है समय दर समय। मत कीजिएगा, टिकट बुढ़ा कर दिया है। इसने मुझे ट्रेन का टिकट काटने के लिए कहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद माना, शायद उसको भी बोली होगी तो उसने मुझसे पहले कर दिया है, तो उसको ये मना किया है, तो ये सब उसका बात। तो अभी का जो मेरे ख्याल से कुछ दिन में फिर नया पीड़ित आपको दिखेंगे, ऋषि जी दिखेंगे, जो अभी दिल खोल के इनकी सहायता कर रहे हैं, इनका भरण पोषण कर रहे हैं, हर तरह से इनकी मदद कर रहे हैं। शॉर्ट में बोला जाए, लड़की बस लोगों को अपने बहुत प्यारा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप भी सुनेंगे तो आप भी 2 मिनट के लिए मेरी बातों पे शंका करेंगे। फ़ोन पे जब आप इनसे बात करेंगे तो आपको भी लगेगा कि आप 18-19 साल की लड़की से बात कर रहे हैं, जबकि ये 35-36 साल से कम की नहीं है और ना कोई इन्हें बहला सकता है, फुसला सकता है। बहुत ही मैच्योर है, मार्केटिंग में बहुत दिन से ये काम कर रही हैं, सेल्स में बहुत दिन से है, बहुत तरह के आदमियों से ये मिली हुई हैं, तो ये कोई नादान बच्ची नहीं है। इन्विटेशन इनके तरफ से रहता है, ये सही है। जैसा कि मैंने दिखाया कि मुझे भी इन्विटेशन इनके तरफ से मिला था सब कुछ का, औरों को भी ये देते रहती हैं। इन्होंने कुछ दिन पहले एक मैट्रिमोनियल साइट पे, डिवोर्सी मैट्रिमोनियल साइट पे अपना एक आईडी बनाया है। वहाँ से जो पटना के जो डिवोर्सी लोगों का जो प्रोफाइल है, उनसे संपर्क कर करके दोस्ती कर रही हैं और ये जो ऋषि जी हैं, ये उसी प्रोफाइल से इनके संपर्क में आए हैं। इसके अलावा भी 2-3 आदमी लोग से संपर्क हुआ था, लेकिन वो लोग बाहर के थे तो उनसे इनकी बात नहीं बनी, लेकिन ये बेचारे प्यार में पड़े हैं, शादी करेंगे। अच्छा आलोक जी, इन सब चीज़ों में आपकी शादी टूट गई, आप एक FIR भी हो गया, अब आगे क्या करेंगे आप? मैं चाहता तो अपनी शादी, बदनाम हो चुके हैं। जैसा कि इस लड़की ने मुझे शादी के टाइम पे टारगेट करके पैसा का डिमांड किया, अगर इसका पैसा मेरे पास निकलता भी था तो या तो ये कुछ दिन पहले भी ले सकती थी या शादी के बाद भी ले सकती थी। बिल्कुल शादी के टाइम को टारगेट करके लेना ही अपने आप में एक संशय है। मेरी शादी टूट गई, उसका तो खैर टूटना ही था। मैं चाहता तो वो पैसे दे के बचा सकता था, लेकिन एक ही पैसा दोबारा मैं नहीं दे सकता था। वो भी 1000-2000 की बात नहीं थी, 8 लाख 10 लाख वो कर रही थी, उतना पैसा देना मेरे लिए संभव नहीं था। खैर मेरे शादी की मैंने कुर्बानी दे दी। अब मामला जो है हमारा थाने के थ्रू न्यायालय में गया है, तो कोर्ट में मैं साबित कर दूंगा कि मैं सही था और ये गलत है। मेरा शादी टूटा वो तो चलिए ठीक है, कभी ना कभी फिर किसी ना किसी से हो ही जाएगी। हाँ, लेकिन इसके जो मीडिया में जाके जो मेरे ख्याल इतने झूठे आरोप लगाए हैं, उसके कारण जो मेरा इज्जत ख़राब हुआ है, तो वो भी मेरे लिए ज़्यादा डैमेज नहीं करेगा, क्योंकि मेरे घर परिवार के लोग, मेरे अपार्टमेंट के लोग, मेरे मोहल्ले के लोग मुझे बचपन से जानते हैं और वो मेरे नेचर से भली भांति वाकिफ़ हैं। इवन उसके अपार्टमेंट में भी बहुत लोग मुझे जानते हैं, वो लोग भी मुझे जानते हैं और उसको भी जान गए हैं कि ये आलोक की ही फ्रेंड है जो यहाँ पे रहती है। लेकिन इसने ये भी आरोप लगाया है कि मेरे अपार्टमेंट में सारे लोग, मतलब उसके अपार्टमेंट में सारे लोग उसको मेरा पति समझते हैं। ये गलत है। अगर आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा तो वो स्टेटमेंट इसका सुना होगा, तो आप चाहें तो किसी भी फ्लैट में जाकर वेरीफाई कर सकते हैं कि आलोक कुमार की ये वाइफ हैं क्या, आपको जवाब वहाँ पे मिल जाएगा। हाँ, जो इनका इस स्टंट से मेरा सबसे बड़ा लॉस होगा वो होगा मेरे कैरियर का, मेरे इनकम पे, क्योंकि जहाँ मैं काम करता था वहाँ भी मैं मीडिया और सोशल मीडिया के थ्रू बदनाम हो चुका हूँ। वो डैमेज कंट्रोल करने के लिए ही मैंने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और अपनी सारी बातें रखी थी, क्योंकि एक तरफा बातें हर कोई सुन रहे थे। अब मैंने भी अपना सारा पक्ष आप पत्रकारों के सामने कर रखा है। आप लोग के थ्रू बाकी लोग के पास भी ये सारा न्यूज़ कुछ दिन में चला ही जाएगा, तो फिर मैं अपनी बात किसी के सामने खुले मन से बोल सकता हूँ, क्योंकि सारे मीडिया जगत को मैंने अपना पक्ष बता रखा है। तो नौकरी मेरा बचेगा नहीं बचेगा ये तो मैं अभी नहीं कह सकता। मैं 17 तारीख से 4 तारीख तक अपनी शादी की छुट्टी पे था और अभी भी इस लफड़े में पड़ के मैं उसी छुट्टी का आनंद उठा रहा हूँ। तो जो भी होगा मेरे पास 4 तारीख के बाद ही मुझे अपडेट मिलेगा कि मैं वहाँ कंटिन्यू कर सकता हूँ या कुछ और करना होगा। आपके नज़र में पिंकी शर्मा कैसी हैं? आप काफ़ी दिनों से मतलब उनको जान रहे हैं, अब तक क्या अनुभव किए हैं? अब तक हम लोग जैसे एक फ्रेंडली बिहेवियर और फ्रेंडली रिलेशनशिप निभा रहे थे, तो उस बीच में मेरे भी जीवन के सारे चीज़ वो जानती थी और उनके भी जीवन का मैं सारा चीज़ जानता था।
कब किससे मिलती हैं, कब किससे बात करती हैं, सब कुछ वो मुझे बताती थी, मैं भी उन्हें बताते रहता था। जैसे कि मेरे शादी की सारी बातें उनको पता थी, वो भी मेरे लिए रिश्ते लाती थी। अपनी दोस्ती इतनी अच्छी थी हमारी, वो अपनी छोटी बहन, खुद की छोटी बहन का शादी मुझसे कराना चाहती थी, उसकी भी पहल उन्होंने की थी, लेकिन समगोत्री होने के कारण हम लोगों में शादी नहीं हो पाई थी। तब तक वो ठीक थी। अब पटना आने के बाद चूँकि ये मार्केटिंग लाइन में है, जॉब के लाइन में है, तो इनका कुछ पता चलते रहा कि भाई इनसे ऐसा है। उनके उसी क्रम में इनका एक अभी जो लेटेस्ट इनका मैनेजर है कंपनी के, जो बिहार देखते हैं इनके, किरण नाम हुआ उनका, वो भी इनके दीवाने हो चुके हैं और इन पे पूरी तरह से लट्टू हैं। इसका मुझे तब पता चला जब मैंने एक बार उनका चैट देखा इनके मोबाइल में। तो उन्होंने चैट भेजा रखा था, तेरे पास टाइम हो तो कॉल करना, कुछ बात करनी है। तेरे दिल में और लाइफ में मेरे लिए कोई जगह है पिंकी। मैं कैसा लगता हूँ तुम्हें ये नहीं पता, पर तुम अच्छी लगती हो मुझे। सच बताना, मुझे बुरा नहीं लगेगा, ट्रस्ट मी। रिप्लाई तो कर यार। यहाँ से इस मैनेजर ने अपने जूनियर को सिग्नल दिया, जो भी दिया। इसने मुझे मैसेज किया था मॉर्निंग में, तो फिर हम कॉल किए थे, रिकॉर्डिंग कर लिए हैं, मैम को सुनाएंगे। अब इसके बाद क्या हुआ नहीं हुआ नहीं पता, लेकिन इनका रिश्ता और भी अच्छा हो गया, गहराता चला गया। जहाँ भी ये जाती थी किरण वहाँ भी आता था, उसका कुछ लेना देना हो या नहीं हो। इसी क्रम में एक दिन वो सब लोग घर पे आए थे। किरण थी, इनकी एक और बॉस आई हुई थी कोलकाता से, वो थी, और मैं भी थोड़ी देर में घर आया था, तो हम लोग सब मिले जुले थे। उसके बाद जब किरण साहब अपने घर पे जाते हैं और रात में पिंकी मैडम को कॉल करके वो अपना दुख जता रहे होते हैं कि आलोक को देख के मुझे बुरा लगा, क्योंकि क्या लगा कैसा लगा आप इस रिकॉर्डिंग में सुनने का कोशिश कीजिएगा। किरण जहाँ तक है तब तक तुम सेफ हो हर जगह, लेकिन वो हर जगह नहीं हो सकता है। तो हम बोले नहीं तुम तो सही बोल रही हो, लेकिन तेरे लिए इनसिक्योर फील कर रहा था लोग, वो हमको फील हुआ। तो बोले यार ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं। हम तो इसलिए हम बोले कि हम ऐसे भी पिंकी के घर एक ही बार गए, नहीं बोला तो भी मतलब दिवाली से पहले कि चलो भाई बच्चे लोग से मिल लेते हैं, जाने से पहले अच्छा नहीं लग रहा था हमको। बाकी हम तो ऐसे भी नहीं जाते हैं। बोले नहीं वो तो ठीक करते हो, लेकिन जॉब करने आए हो तुम भी बाहर, दिक्कत ना हो यार तुमसे, तुम भी। हाँ घर होता तो ठीक था, लेकिन बाहर किसी से लड़के किसी से पंगा लेके तुम कुछ करना। तो इसमें लड़ना झगड़ना वाला बात कहाँ से आ गया? बेटा इनसिक्योरिटी होता है ना। आज वो चाह रहा है कि हम किरण जी मुझे उनसे दूर रहने की नसीहत दे रहे हैं। इस पे पिंकी जी का रिप्लाई आप सुनिए। ऐसा नहीं सोचता, बात होता है ना हम लोग ऐसे। अरे वो मतलब एक कुंवारा लड़का है, वो क्यों ऐसा सोचेगा हमको लेकर, और शादी वादी को लेकर वो हमेशा हमसे बात करता है, वो अपने शादी को लेकर कि हाँ ऐसे वैसे। तो हमको पता है ना कि हम लोग में क्या बात होता है क्या नहीं होता है। तो कल लास्ट में एक वर्ड यूज किया था ना, उस पर निर्मला बहुत हंस रही थी। ये पूरी रिकॉर्डिंग मैं आप लोग उपलब्ध करा दूंगा, जिसमें आप ये सुनेंगे कि उसे मेरे शादी से कोई दिक्कत नहीं है, वो खुद मेरे लिए एफर्ट लगाती हैं, या जैसा भी आपने सुना उसे हर कुछ पता होता है कि किससे शादी होनी है, कब होनी है। लेकिन एकाएक वो कह रही हैं कि मैंने उसे 3 साल से झांसा में दे के रखा है, जबकि ये 2 या ढाई महीने पहला पुराना ऑडियो है। अब ये क्या कर रही हैं, क्या सोच के कर रही हैं, अब आप लोग समझ सकते होंगे। मैंने अपना सारा पक्ष आपके सामने रखा है, अब आप लोग भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरे ऊपर क्या बीती है और क्या सोच के ये सब आरोप लगाया गया है। 100 बात का एक बात, आरोप में 10% भी सच्चाई होती तो एफआईआर लिखते टाइम वो लोग पूरी तरह से स्वतंत्र थे। अब वो आरोप लगा रही है कि वो एफआईआर मैंने नहीं लिखा है, किसी और ने लिखा है। तो जिससे भी वो एफआईआर लिखवा रही थी, बगल में बैठ के उसको पूरी बात बताते, वो लिखता है वहाँ पे। अब जो होगा न्यायालय में होगा, देखा जाएगा। कल मुझे महिला थाना बुलाया गया है 12 से 1 के बीच में, वहाँ भी जाके मैं अपना पक्ष रखूँगा, देखता हूँ आगे क्या होता है। आरोप लगाए थे आपके घर पे आके मारपीट हुआ, मारपीट किस तरह का हुआ? घर पे आके उन्होंने मारपीट किया था। मेरी मम्मी और बहन यहीं पे साफ़ सफाई कर रही थी, चूँकि आंधी आया था उस दिन। वो सीढ़ी पे आके 2 मिनट रुकी, मेरी बहन से पहले उलझी, फिर मम्मी ने बोला कि यहाँ पे हल्ला मत करो, रूम में जाके बात करो। तो वो रूम में जाने के लिए तैयार नहीं थी, यहीं पे हल्ला करने लगी, तो मम्मी साथ में लेके उसको रूम में गई और अंदर जाके उसने मेरी माँ से मारपीट किया है बहुत गंदे तरह से। मैं अंदर वाले रूम में था, मुझे कुछ पता चलता उससे पहले मेरी माँ बुरी तरह घायल हो चुकी थी। आप देख सकते हैं फोटोज में, उनका हाथ देखिए छिला हुआ है, अंगूठा उनका सूजा हुआ है, गर्दन पूरा देखिए नाखून से नछोड़ा हुआ है।
ये दूसरे तरफ का है, कान के नीचे पूरा कटा हुआ है। गाल पे देख सकते हैं आप थप्पड़ या मुक्कर से जो भी वो मारी है उसका दाग है, देख सकते हैं आप, पूरा सूजन आया हुआ है इनका। गर्दन पूरा नोचा हुआ है, ये हाथ पे देख सकते हैं नोचा हुआ है। और वो कहती है कि मैंने भी मारपीट किया है उनके साथ, जबकि ऐसा नहीं है। मैंने भी मारपीट किया होता तो मेरे ऊपर भी कुछ निशान होते, मेरा भी चेहरा ख़राब हो चुका होता। वो उसकी मारपीट सिर्फ मेरी मम्मी के साथ हुई है, ना मैंने मारा है ना मेरी बहन ने मारा है। मतलब वो आपकी मम्मी को आके मतलब डायरेक्ट मारपीट शुरू कर दी? मम्मी जब ज़बरदस्ती रूम में ले गई कि यहाँ पे हल्ला मत करो, तो उस क्रम में उसने उसके साथ मारपीट शुरू किया कि तुम हटो, तुमसे हमको नहीं बात करना है, हमको उससे करना है, ये करना है, वो करना है। क्या आपकी माँ ने कहीं इसका लिखित आवेदन दिया? हाँ, हम लोग FIR करने के लिए जब थाना गए थे तो उसी टाइम माँ का भी मेडिकल होने के लिए गया था। और तो माँ का भी शास्त्री नगर में जांच हुआ है, मेडिकल हुआ है, रिपोर्ट हुआ है, इंजरी रिपोर्ट उनका बन के आएगा थाना में, तो फिर देखते हैं उसमें क्या क्या आता है। अब लास्ट में जब वो यहाँ से जाने लगी तो वो भी जाते जाते बहुत सारा मुझ पर धमकी देने लगी कि मैं ये करूँगी वो करूँगी, लेकिन उन्होंने जाके FIR में कुछ नहीं कहा। और अब मेरे ऊपर इतना प्रेशर आ रहा है, इतना इल्ज़ाम लग रहा है, तो मैं प्रशासन से यही गुजारिश करता हूँ कि आप अपना कोई भी मेरे लिए नज़रिया बनाते हुए आप दोनों पक्ष का बात सुनेंगे, क्योंकि आपने ज़्यादा अभी तक उन्हीं का पक्ष सुना होगा, मेरा आपने सुना नहीं होगा। मैंने कल से ही अपना पक्ष रखना शुरू किया है, तो आप एक बार दोनों का पक्ष सुन लेंगे, उसके बाद आपको भी कुछ ना कुछ संकेत ज़रूर मिलेगा कि कौन कितना सच्चा है, कौन कितना झूठा है। बाकी फाइनल फैसला तो हमारे लिए कोर्ट ही करेगा, हम उस फैसले का आदर करेंगे, उसका सम्मान करेंगे, जो भी फैसला होगा हम उसे मानेंगे।